तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी का प्रणाम। तो बच्चों हम लोग अभी तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था। तो किंगडम मोनेरा का कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग प्रोकैरियोटिक सेल को समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो इसलिए आज हम लोग थोड़ा प्रोकैरियोटिक सेल को कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पे चलेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होने का मतलब क्या हुआ? ऐसा सेल जिसमें डीएनए तो है लेकिन उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो मेन डिफरेंस बोला जाए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में है तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर के चारों तरफ क्या पाया जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। और एक मेजर डिफरेंस है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं। तो मींस हम अगर बात कहें तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई कंपार्टमेंट नहीं था और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट कंपार्टमेंट बन गए हैं। तो बड़े कंपार्टमेंटलाइजेशन इज अ एडवांस फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में बात करें तो एक ही सिंगल कंपार्टमेंट होता है। जैसे मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है, ये आपको जो स्ट्रक्चर निकला हुआ दिख रहा है ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला जो बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो एक ही कंपार्टमेंट में ये सारे चीज़ें होती हैं, सारे फंक्शन होते हैं। कोई डिफरेंट कंपार्टमेंट नहीं होता डिफरेंट फंक्शन के लिए, इसीलिए इसको बोल रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के साथ साथ माइकोप्लाज्मा भी आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है? बोले हाँ, सेल वॉल तो होता है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है? बैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। हम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा को ही कह देते हैं, उसी का मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करें कि इसमें न्यूक्लियस आता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए गए तो इसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे यूकैरियोटिक सेल में थे वैसे यहाँ नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। जनरली और ध्यान देंगे सेल का जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक सेल का यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। और जैसे यूकैरियोटिक सेल में भी डिवीजन होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में डिवीजन होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डिवीजन फास्ट होता है, मल्टीप्लाई काफ़ी तेजी से करते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। जैसे अगर हम बोले एक ह्यूमन सेल है, ह्यूमन में यूकैरियोटिक सेल है, उसका डिवीजन करने में टोटल 24 आवर लगेंगे। तो ई कोलाई सेल जो एक बैक्टीरिया है उसको डिवाइड करने में 18 से 20 मिनट लगते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो इनके सेल का जो शेप भी होता है वो भी डिफरेंट होता है, वेरिएबल होता है। हम लोगों ने किंगडम मोनेरा में पढ़ा था। कोकस जो स्फेरिकल शेप का हुआ करता था, और बैसिलस जो रॉड शेप का होता था, स्पाइरल सेट का स्पाइरुलम हुआ करता था, कोमा शेप का क्या हुआ करता था? विब्रियो हुआ करता था। तो वही बोल रहा है क्योंकि जो शेप होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, वो भी देख लीजिए आप लोग। ये डिफरेंट शेप है। अभी हम लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है और आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये बेसिक्स 4 शेप है, इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट टाइप के शेप हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक यही 4 शेप हैं जो आपके सिलेबस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करें, हम इसका सेल की बात करें तो सेल में क्या क्या ऑर्गेनल होते हैं पहले इसको देखते हैं, फिर एक एक को समझ देंगे। तो सबसे पहले इसमें होता है सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप क्या है? बेसिक बात समझिए। तो जैसे कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होगा, सेल वॉल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं सेल इन्वेलप। ठीक है। और उस जो सेल वॉल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ध्यान रखेंगे, व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? ग्लाइकोकैलिक्स इज अ प्रोटेक्टिव यूनिट प्रेजेंट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ बैक्टीरियल सेल दैट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो उस सेल इन्वेलप के 2 फॉर्म होंगे, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। तो अभी उस पर आएंगे। तो फिलहाल समझिए, एक होता है सेल इन्वेलप। तो आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज सेल इन्वेलप? बोलेंगे कि बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स तीनों मिला के एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सेल इन्वेलप।
सबसे बाहर क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स। तो अभी एक उसके बाद आता है दूसरा मीजोसोम। मीजोसोम क्या है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होके एक अंदर स्ट्रक्चर बनाती है, उसको बोलते हैं मीजोसोम। कुछ बहुत सारे फंक्शन है, उस पे आएंगे। और सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से भी एक कलर कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। तो मीजोसोम और क्रोमेटोफोर दोनों सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग ही है, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग है। पहली बात, मीजोसोम तो सारे बैक्टीरिया में पाया जाएगा, जबकि क्रोमेटोफोर हर बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा। अभी एक सबका इमेज भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद आता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फैब्रिलर न्यूक्लियस, ये चारों नाम है बैक्टीरिया के न्यूक्लियस का, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड या डीएनए। आगे बढ़ते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला ये देखिए सरफेस स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन पाया जाता है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिर उसके बाद राइबोसोम। जैसे यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता है, वैसे प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम होता है, इसलिए राइबोसोम को बोलते हैं यूनिवर्सल ऑर्गेनल, जो कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होता है और यहाँ जो राइबोसोम होता है वो 70S पाया जाता है। उसके बाद सेल में इंक्लूजन बॉडी होता है जो कि स्टोरेज का काम करता है। अभी हम लोग सेल में, बैक्टीरियल सेल में कुछ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्टोरेज का काम करते हैं, उनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी, जिसमें आते हैं फाइकोसाइनिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल। ये 3 ग्रैन्यूल है। नीट में 2 बार ये सब पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग इज इंक्लूजन बॉडी, या इंक्लूजन बॉडी कंटेन विच आर द फॉलोइंग पिगमेंट। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इंक्लूजन बॉडी में 3 पिगमेंट है, तो अभी आएंगे एक करके सब पे। अब ये फिगर देख लीजिए कि कहाँ कौन सा ऑर्गेनल है। और उसके अलावा इंक्लूजन बॉडी के अलावा आप देख रहे हैं मेन डीएनए के अलावा एक प्लाज्मिड भी होता है। कुछ बैक्टीरिया में मेन डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मिड पाया बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फ्लैजिला के अलावा सरफेस पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको पिलाई बोलते हैं, पिलाई या पाइली भी बोलते हैं कुछ लोग। तो हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे। लेकिन जो पाइली है वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करता, जबकि फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है। पाइली स्मॉल है, फ्लैजिला लार्ज है। पाइली अटैचमेंट में हेल्प करता है। चलिए तो एक एक करके आते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं सेल इन्वेलप पे। तो सेल इन्वेलप बोले अब क्या है, 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल इन्वेलप ये बोला जाता है केमिकली कॉम्प्लेक्स इन्वेलप होता है, जो कि बैक्टीरिया को मेनली प्रोटेक्शन का काम करता है। सेल इन्वेलप के 2 फॉर्म होते हैं, एक स्लाइम लेयर, दूसरा होता है हार्ड कैप्सूल। जब बैक्टीरिया डिवीजन किया, डिवाइड करके भी डेवलप हो रहा है बैक्टीरिया, तो शुरुआत में बैक्टीरिया के सरफेस पे वेवी लेयर होती है जिसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। जब बैक्टीरिया डेवलप हो गया, बड़ा हो गया, अब किसी भी सेल के कांटेक्ट में आ रहा है, या तो उसको किल कर रहा है या तो इल कर रहा है, मतलब या तो उसको इन्फेक्ट कर रहा है, बीमार कर रहा है, या तो उस सेल को मार रहा है। तो अगर ऐसा हमारी बॉडी में कोई सेल करता है बैक्टीरिया, तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है WBC उसको किल करने के लिए आएगी। तो उससे बचने के लिए जो बैक्टीरिया है वो अपने चारों तरफ एक हार्ड लेयर बना देता है, उसको बोलते हैं कैप्सूल। तो ध्यान रखेंगे, कैप्सूल इज अ हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर दैट हेल्प्स द बैक्टीरिया फ्रॉम हिज पैथोजन। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों मिला के क्या बन जाता है, हमारा हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाया जाता है। और इसके ग्लाइकोकैलिक्स के 2 फॉर्म होते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े इसमें, चलिए। तो सबसे पहले आते हैं ग्लाइकोकैलिक्स में। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स का जो थिकनेस है वो वेरिएबल होता है, वो बदलता रहता है। ये बोले स्लाइम लेयर है तो लूज शीथ के फॉर्म में है, और थिक और टफ है तो कैप्सूल होता है। ध्यान रखेंगे और नोट करते जाएंगे इसको। चलिए अब सेल वॉल आते हैं। सेल वॉल ये मिडिल लेयर है। अगर बोले सेल इन्वेलप का मिडिल लेयर है, ध्यान रखेंगे, सेल इन्वेलप का मिडिल लेयर है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, सबसे पहला काम तो होता है ये शेप प्रोवाइड करता है। किसको शेप प्रोवाइड करता है, बैक्टीरियल सेल को शेप प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, बैक्टीरिया को कोलैप्स होने से, बर्स्ट होने से बचाता है। और ये बैक्टीरिया का शेप, अगर सेल वॉल नहीं है तो बैक्टीरिया कोई परफेक्ट शेप नहीं रह जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। और बैक्टीरिया
को मैकेनिकल डैमेज से भी बचाता है। तो सेल वॉल कहीं भी होता है वो मैकेनिकल डैमेज से तो बचाएगा ही, और बैक्टीरिया को कोलैप्स होने से, बर्स्ट होने से भी बचाएगा, और बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करेगा। ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद आते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन पे। तो पहली बार अगर आप लोगों से पूछा जाए बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल बना किसका होता है, तो आप बोलेंगे पेप्टिडोग्लाइकैन का। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकैन का। दैट इज अ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड की एक कॉम्प्लेक्स लेयर होती है। तो बातें हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड और प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। तो कहीं भी हो सेल मेम्ब्रेन तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन, तीन नाम होते हैं। तो ये कहीं भी हो तो इसके काम क्या होंगे? बैक्टीरिया इसका काम होगा सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को मेंटेन रखना। जैसे सेल वॉल है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, परमिएबल नेचर का होता है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का होता है। तो सारी एक्टिविटी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही चलती है। तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। लिपिड और प्रोटीन के अलावा शुगर भी होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में उस कोलेस्ट्रॉल की जगह पे यहाँ हॉफेनॉइड्स पाया जाता है। खैर, जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो हम उसकी बात करेंगे डिटेल में। जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो वहाँ सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों में सेल मेम्ब्रेन कॉमन है, कंपोजिशन में भी और लगभग फंक्शन में भी। बस एक थोड़ा सा फंक्शन अलग हो जाता है कि यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग को फोल्डिंग होती है, उसको बोलते हैं मीजोसोम, जो कि अंदर की तरफ होता है। तो ध्यान रखेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो यहाँ दिया तो नहीं है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि ये सेल मेम्ब्रेन है, देखिए, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। आप इमेज में देखेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जैसे मेरा हाथ सेल मेम्ब्रेन है, ये वाला हाथ मेरा क्या है? सेल वॉल है। तो दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस होते हैं। उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ होता है, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे ठीक वैसे ही होता है जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज एनालोगस टू लाइसोसोम। एनालोगस का मतलब स्ट्रक्चर तो अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। होमोलोगस का मतलब क्या होगा? स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, फंक्शन अलग हो जाएगा। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज एनालोगस टू लाइसोसोम, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक उसी तरह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम उसी तरह डाइजेशन करने का काम भी ये करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेल इनवेलप में। कि सेल इनवेलप में एक ग्राम नाम के साइंटिस्ट है, क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने क्या किया था? बैक्टीरिया का स्टेनिंग किया था। जब बैक्टीरिया की स्टेनिंग किया तो उन्होंने देखा, स्टेनिंग करने के बाद उनको देखा कि जो बैक्टीरिया है, KI सोल्यूशन से स्टेनिंग करने के बाद उन्होंने अल्कोहल से जब वॉश किया तो कुछ बैक्टीरिया कलर पर्पल दिखाई दे रहा था, पर्पल ग्रैन्यूल के फॉर्म में, और कुछ बैक्टीरिया कलरलेस दिखाई दे रहा था। जब तो उन्होंने देखा कि कुछ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बैक्टीरिया अपने सेल वॉल में उस जो कलरिंग सब्सटेंस है उसको स्टोर कर लिए हैं, तो वो कलरफुल दिखाई दे रहे हैं, और कोई स्टोर नहीं कर पाया है तो वो कलरलेस दिखाई दे रहा है। मतलब उनके सेल वॉल का कंपोजिशन अलग होगा, तभी तो वो ऐसा कुछ कंडीशन हुआ है। तो फिर उन्होंने उस बेसिस पे जिसको कलर आया, पर्पल कलर आया, उसको उन्होंने क्या बोल दिया? जिसका ये कलर आया ग्राम पॉजिटिव ब्लूइश कलर, और जिसका पर्पल आया बाद में उन्होंने सेफ्रोनिन के से फिर उन्होंने कलर किया तो उसका कलर आ जाता था पर्पल। जो पहले आया था उसका कलर था वॉयलेट। तो जिसका कलर वॉयलेट आया उसको बोले ग्राम पॉजिटिव, और जिसका कलर अगर हम बोले कि पर्पल आया तो ग्राम नेगेटिव। लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये कलरलेस थे। बाद में एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करने के लिए हमको देख के हम इनको पहचान सके, इसको फिर से सेफ्रोनिन से कलर किया गया था। तो मतलब हम बोलें, अगर आपसे पूछा जाए कौन ग्राम स्टेनिंग में कलर में आया तो बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, और ग्राम स्टेनिंग में कौन कलर, किसका कलर नहीं है? बोले ग्राम नेगेटिव। ये तो बाद में हमको देखने के लिए बता दिया गया कि ग्राम नेगेटिव का कलर ऐसा है, लेकिन स्टेनिंग तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी। तो आप ध्यान देंगे इसको। तो बच्चों हम लोग अभी प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे थे, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आगे हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनेल पे चलते हैं, मीजोसोम। मीजोसोम क्या होता है? अभी हम लोगों ने बात किया था कि सेल मेम्ब्रेन है, उसकी इनफोल्डिंग को हम लोग कहते हैं मीजोसोम। उसकी जैसे मान लीजिए मेरा हाथ सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये कुछ इस तरह से इनफोल्डिंग हो जाए, इसी को बोल रहे हैं मीजोसोम। तो मीजोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, वो सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है,
और इसका ये पूरे बैक्टीरिया के लिए नेसेसरी ऑर्गेनेल कह सकते हैं जो कि बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। तो जैसे अगर इनफोल्डिंग हुई तो आप इमेज देखिए, पहले इनफोल्डिंग से क्या हुआ, ये देखिए, ये इनफोल्डिंग है, देखिए ये मीजोसोम है। तो ये बैक्टीरिया ऐसे ढेर सारी इनफोल्डिंग बनाते हैं जिसको बोलते हैं मीजोसोम। इस इनफोल्डिंग से क्या फ़ायदा हुआ, इससे बैक्टीरिया का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो एंजाइमेटिक सिक्रीशन या एंजाइमेटिक कंटेंट को यूज़ करने के लिए या एंजाइम को सिक्रेट करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ गया। और ये क्या करता है, अंदर जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, उसके साथ अटैच करके उसका क्या कराता है, उसका डुप्लीकेशन कराता है या रेप्लिकेशन कराता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन भी कराता है। और ये इनफोल्डिंग थोड़ा और अंदर की तरफ चल जाए तो बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करने का भी हेल्प करता है। तो पहला काम हुआ ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा, दूसरा काम हुआ ये एंजाइम का सिक्रेशन करेगा, तीसरा ये डीएनए रेप्लिकेशन कराएगा, चौथा कराएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। तो आप ध्यान रखेंगे कि मीजोसोम जो होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल भी कराता है। तो हम यहाँ पे देखिए इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन लिखा गया है, ठीक है। इसके 3 फॉर्म, वेसिकल, ट्यूब्यूलर और लैमिलर, ध्यान रखेंगे शेप, ये तो वेसिकल शेप है, ट्यूब के फॉर्म के होता है, लैमिलर फॉर्म में भी पाया जाता है। तो यह ध्यान रखेंगे 3 फॉर्म में दिया पाया जाता है, पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग शेप डू नॉट कंटेन द मीजोसोम। तो इसमें से 3 ऑप्शन दे देंगे, एक इनकरेक्ट डाल दिया जाएगा, फिर आपको वहाँ से चूज करना होगा। तो मीजोसोम को फंक्शन को देखते हैं आगे, इसको नोट कीजिएगा। देखिए अभी बात कीजिए कि ये डीएनए रेप्लिकेशन करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल या क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन कराता है, एंजाइम सिक्रेशन करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। और एंजाइम सिक्रेट करेगा तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, और ये करता है सेल वॉल का फॉर्मेशन भी करता है। ध्यान रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है कि मीजोसोम सेल वॉल का भी फॉर्मेशन करता है, एंजाइम का सिक्रेशन करता है, और वो एंजाइम वैसे ही होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो और ये इसलिए रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। इसलिए बोला जाता है कि द मीजोसोम और प्रोकैरियोटिक सेल इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब फंक्शन किसके जैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ के आए कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस जिसका फंक्शन लाइसोसोम के जैसा होता है, और मीजोसोम का फंक्शन होता है किसके जैसा, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा। आगे हम लोग बात करते हैं मीजोसोम के बाद हम लोग आते हैं क्रोमैटोफोर्स पे। हम लोग थोड़ी देर पहले बात की थी कि जैसे मीजोसोम इनफोल्डिंग होता है सेल मेम्ब्रेन का, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी इनफोल्डिंग होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो इस फिगर में देखिए ये क्रोमैटोफोर्स है, ये आप सरफेस पे देखिए। तो ये सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर कुछ स्ट्रक्चर, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर बनाती है जो कि कलर कंटेन करते हैं। ध्यान से समझिएगा, कलर कंटेनिंग पिगमेंट इज कॉल्ड क्रोमैटोफोर। क्रोमा मीन्स कलर, फोर मीन्स पिगमेंट, पिगमेंट दैट कंटेन कलर इज कॉल्ड क्रोमैटोफोर। तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया को स्पेशली कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए नाम क्या पड़ा, क्रोमैटोफोर। ठीक है, ध्यान रखेंगे जैसे साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एली कहते हैं, ब्लू ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है क्या, क्रोमैटोफोर। और ये भी ध्यान रखना है कि क्रोमैटोफोर सारे बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा। दिस पिगमेंट आर प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोट्स और सम बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। मीजोसोम की बात करें, मीजोसोम के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल को या इसके डीएनए को। डीएनए के अंदर डीएनए तो न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए तो है ही, लेकिन उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। पहला डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए का। पहला यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो थ्रेड लाइक होता है और प्रोकैरियोटिक डीएनए सर्कुलर होता है। और वहाँ पे यूकैरियोटिक में नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और यहाँ नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। उस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नाम होता है पॉलीएमाइंस। ध्यान रखेंगे, पॉलीएमाइंस इज अ नॉन हिस्टोन प्रोटीन दैट कंटेन्स प्रोकैरियोटिक सेल विद डीएनए। उसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में लेंथ बहुत कम होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और यूकैरियोटिक सेल का डीएनए जो होता है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। ये देखिए, ये न्यूक्लियोइड होता है, इसी का नाम हम लोग जीनोफोर भी कहते हैं, इसी को फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी कहते हैं, इसी को इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो जो मेन डीएनए है उसको बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। उस मेन डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लाज्मिड। वो कैसा होता है, वो भी सर्कुलर होता है लेकिन स्मॉल होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है।
एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी होते हैं। इसके पास ORI साइट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ये बैक्टीरिया को स्पेशल फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। मतलब प्लाज्मिड सारे बैक्टीरिया में नहीं होगा, लेकिन ये मेन जो DNA है, जीनोमिक DNA, वो सारे बैक्टीरिया में पाया जाएगा। अगर प्लाज्मिड किसी तरह हटा दिया जाए तो बैक्टीरिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेन DNA हटा दिया जाए तो बैक्टीरिया को फर्क पड़ेगा। क्यों? कि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इस मेन DNA से कंट्रोल होती है। तो ध्यान रखेंगे। तो प्लाज्मिड को हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेन DNA के अलावा एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए नाम क्या पड़ा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। और ये यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला जो सरफेस स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया में मूवमेंट में हेल्प करता है। तो बैक्टीरिया में मूवमेंट में हेल्प करने के लिए फ्लैजिला रहता है। तो मतलब इसके पास एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन। ध्यान से सुनेंगे, फ्लैजिलिन प्रोटीन जो फ्लैजिला में पाया जाता है, जो बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये मूवमेंट जो होता है फ्लैजिलिन के कारण इसलिए होता है क्योंकि फ्लैजिलिन प्रोटीन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, जैसे मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो हमारे मसल में मूवमेंट होता है, वैसे ही फ्लैजिला में भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो कि मसल के मूवमेंट में हेल्प करता है, जो कि फ्लैजिला के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ध्यान रखेंगे। तो फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करेगा, फ्लैजिला नहीं तो मूवमेंट नहीं, और फ्लैजिला भी सारे बैक्टीरिया में नहीं होगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और फ्लैजिला जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। फ्लैजिला किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? 3 चीज़ों से, एक फिलामेंट, दूसरा हुक और तीसरा बेसल बॉडी। फ्लैजिला का जो सबसे बाहर वाला आपको जो दिख रहा है वो फिलामेंट है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है हुक, और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में आपका पाया जाएगा बेसल बॉडी। आइए इमेज को देखते हैं और आगे, पहले इसके थ्योरी को देख लेते हैं। तो ये क्या होता है? फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है कहाँ? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। लगता है जैसे सेल वॉल से आ रहा है, लेकिन ये मेनली ओरिजिनेट होता है सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला इज वेरिड इन डिफरेंट बैक्टीरिया। अब ध्यान सुनेंगे। अभी हम बोले कि सब में बैक्टीरिया में, सब में फ्लैजिला तो नहीं होगा। जिसमें फ्लैजिला होगा वो मूवमेंट करेगा, जिसमें नहीं होगा मूवमेंट नहीं करेगा। किसी में एक फ्लैजिला होगा, किसी जिसमें फ्लैजिला नहीं होगा ए ट्राइकस। ठीक है, आप लोग लोफोट्राइकस। ठीक है, इस डिफरेंट टाइप के किसी में एक फ्लैजिला होगा, किसी में चारों तरफ फ्लैजिला होगा, किसी में फ्लैजिला बंच के फॉर्म में होगा। तो डिफरेंट टाइप के जो फ्लैजिला पाए जाते हैं उस बेसिस पे बताया जा रहा है कि फ्लैजिला का नंबर और अरेंजमेंट वेरिएबल होता है डिफरेंट बैक्टीरिया में। अभी हम लोग बात करके हैं कि फ्लैजिला के 3 पार्ट होंगे, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ये भी आपके नीट में आ चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि ये लॉन्ग फिलामेंट एक्सटेंशन लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो सरफेस एक्सटेंशन होता है और बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं इसमें पाइली और फेमरी। पाइली और फेमरी ये भी एक सरफेस स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। ध्यान रखेंगे, इसके मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता है, और ये पाइलिन प्रोटीन का बना होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और पाइलिन प्रोटीन एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इसीलिए ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। फ्लैजिला में फ्लैजिलिन प्रोटीन था, लेकिन वो फ्लैजिलिन प्रोटीन किस में हेल्प करता था? मूवमेंट में हेल्प करता था। क्यों? कि जो फ्लैजिलिन प्रोटीन है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हुआ करता था, और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। ठीक है, और पाइली के जैसा देखिए, पाइली 2 तरह का होता है, एक लॉन्ग पाइली, एक शॉर्ट पाइली। लॉन्ग पाइली जो होते हैं वो, उसको हम लोग पाइली फिम्बरी बोल रहे हैं। ये नहीं, लॉन्ग पाइली को हम लोग पाइली बोल रहे हैं, और जो शॉर्ट पाइली होते हैं उसको फिम्बरी बोल रहे हैं। सरफेस पे ब्रिस्टल के जैसे वो दिखाई देते हैं। ठीक है, ये अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, और ये क्या करेंगे? कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। जो पाइली होते हैं कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, जो लगता है जैसे कि बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो जिसमें अपने DNA को कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करने का तरीका होता है। ठीक है, और ये जो फिम्बरी होते हैं ब्रिस्टल जैसे पूरे सरफेस पाए जाते हैं, ये रॉक से, स्ट्रीम से या बॉडी के टिश्यू से अटैच करने में हेल्प करते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको। आगे आते हैं राइबोसोम पे। राइबोसोम में हम लोगों ने बात किया था कि यूनिवर्सल ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है,
और राइबोसोम का काम क्या होता है आप लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री करते हैं कहते हैं, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है और यूकैरियोटिक का राइबोसोम 80S होता है। तो यहाँ पे देखिए जो 70S राइबोसोम है इसके दो सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट को बोलते हैं 30S और लार्जर सब यूनिट को बोलते हैं 50S। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, बोले प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसका जो साइज ऑफ 50 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। दो सब यूनिट होता है। इसमें जो एस होता है, एस इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं, जो इनडायरेक्टली मेजर करता है, डेंसिटी मेजर करता है। ध्यान रखेंगे, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे ये मेजर करता है डेंसिटी और साइज, इनडायरेक्टली डेंसिटी मेजर करता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं राइबोसोम में। अब एक टर्म आता है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस तो होता ही है, लेकिन ध्यान रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही डीएनए होता है और एक ही डीएनए से डिफरेंट प्रोटीन बनाना होता है। जैसे हमारा यूकैरियोटिक सेल है तो हर सेल में अपना अपना डीएनए होता है और जिसको जो प्रोटीन बनाना है, एक सेल अलग प्रोटीन बनाएंगे, दूसरा अलग बनाएंगी, तो फिक्स है। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर तो ट्रिलियंस ऑफ सेल है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही सेल है और एक ही सेल के अंदर एक ही डीएनए है और जितने प्रोटीन की जरूरत है सारा एक ही डीएनए को बनाना है। तो एक ही डीएनए पे ढेर सारे राइबोसोम आके से जुड़ जाते हैं और सब अपना अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं। तो जैसे ही एक डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो एमआरएनए के ऊपर ढेर सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं और एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। तो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम दोनों एक ही बात है। when several RNA attach on the single mRNA to form different protein is called पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। तो पॉलीराइबोसोम का काम क्या होता है, इट ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन। ये आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, नीट में कई बार आया हुआ है। पॉलीसोम क्या होता है ध्यान रखेंगे। तो ये बोल रहा है राइबोसोम क्या है, ट्रांसलेशन का साइट होता है। वो जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो हम बात की है, इसको नोट कर लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं ग्रैन्यूल में, इंक्लूजन बॉडी में जो स्टोरेज होता है उसकी बात हम लोग करते हैं। बैक्टीरिया में हम लोग बात किया था कि स्टोरेज जो होता है वो ग्रैन्यूल के फॉर्म में होता है, जो कि मेम्ब्रेन लेस होते हैं और ये भी फ्रीली फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या है, इंक्लूजन बॉडी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है जो कि मॉलिक्यूल को स्टोर करने का काम करता है। फॉस्फेट को स्टोर करना है तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन को स्टोर करना है तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, डिफरेंट एटम को स्टोर करना है तो साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल। ये तीन फॉर्म में पाए जाते हैं इंक्लूजन बॉडी, तो ध्यान रखेंगे इसमें। तो यहाँ देखिए फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, ठीक है। इस फॉर्म में ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं और रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। ये आपके एग्जाम में 3 बार आ चुका, 2 बार आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे। कुछ बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल भी पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया के बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा सरफेस पे स्ट्रिंग करने से बचाते हैं। तो ये मेनली पाए जाएंगे पर्पल सरफेस बैक्टीरिया और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोकैरियोटिक सेल की लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अगर और कोई डाउट हो तो हम लोग जब आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल, जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ शुरू होगा, तो वहाँ हम लोग बात करेंगे। अभी किंगडम मोनेरा आपको इससे समझने में और आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो मोनेरा पढ़ने के तुरंत बाद हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ लिया है। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।